नॉलेज का डेफिनेशन, टाइप्स, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया। मोड्स ऑफ नॉलेज भी। अब हम लोग जानेंगे नॉलेज यूटिलाइजेशन क्या होता है। देखो, जो सोसाइटी हमारी डेवलप हुई वो प्राचीन काल से लेकर के अब तक हुई। फिर उसके बाद इसमें माना कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है सोसाइटी को। सोसाइटी मूव्स फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल स्टेट, मतलब एग्रीकल्चरल स्टेज उसको बोलते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेट आया। तो फिर इसमें सब क्या है, कभी साइंस का यूज़ हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, सोसाइटल नॉलेज का ये हमेशा ही बढ़ता गया। सोसाइटल नॉलेज जो है हमेशा बढ़ता गया इन ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, हैंस इट इज़ प्रोग्रेसिवली बिकेम एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब देखो इसमें जो क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जब एग्रीकल्चर स्टेज से लेकर के इंडस्ट्रियल स्टेज आया, उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज आया, उन सब में एक चीज़ कॉमन था, वो भी नॉलेज। कौन सा नॉलेज? वो भी सोसाइटल नॉलेज। अब मैंने टाइप्स ऑफ नॉलेज में बताया था कि सोसाइटल नॉलेज क्या होता है। ऐसा नॉलेज जो सोसाइटी के सारे लोगों के लिए फ्री और इक्वली अवेलेबल होता है, उसको सोसाइटल नॉलेज बोलते हैं। तो इसी नॉलेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से सोसाइटी ने किया, उसी के बारे में हम लोगों को इसमें जानना है। तो इसमें क्या लिखा है? दिस सोसाइटी इज़ characterized by the increasing use and utilization of knowledge in all processes of growth and development। ये देखो यहाँ पे लिखा है growth and development in the knowledge society। knowledge is the key determining factor of किस चीज़ के लिए? इनोवेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड मटेरियल प्रोग्रेस। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज। अब देखो नॉलेज क्या है कि पहले किसी भी व्यक्ति के पास, मेरे पास नॉलेज हो और मैं किसी को ना दूँ तो नॉलेज तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर बुद्ध ने किसी को नॉलेज ना दिया होता तो ख़त्म हो जाता है। तो नॉलेज को रिकॉर्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे बड़ी क्रांति लिए है आईसीटी। अब देखो यूट्यूब वीडियो मैं बना रहा हूँ तो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि ये नॉलेज रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज रिकॉर्ड। यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे अब गए, यहाँ पे नॉलेज रिकॉर्ड। Recorded knowledge is very important and physical form exists available throughout the globe in cutting across the space। कहीं पे भी अवेलेबल हो हमारा नॉलेज हो सकता है। अब देखो द इंटरनेट इज़ द मल्टी फंक्शनल फैसिलिटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट W3 ई मैंने बोल दिया, ईमेल एंड अदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। ये सब कुछ नॉलेज को रिकॉर्ड करने में और क्या कर रहे हैं, हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर इंटरैक्टिव स्टडीज़ एंड एक्सचेंज द आइडियाज़ एमंग द पीयर्स। लोगों के बीच में आइडियाज़ को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प कर रहे हैं टू द। और यही नहीं, दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज़ एम्पावर इंफॉर्मेशन रिच कंट्रीज टू हैव एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज। जिनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास सारा नॉलेज है। अभी तुम्हारे पास फ़ोन ही नहीं होगा तो रिसर्च गेट पे जाकर के थीसिस कैसे डाउनलोड करोगे? ये देखो ये बुक है, मेरे पास ई बुक अवेलेबल है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब कैसे हो पाएगा? जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगा। अब देखो ऐसे मैं पढ़ा रहा था, दिक्कत हो रहा था, अब मैंने इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से कर दिया तो कितना सिंपल हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आईसीटी का यूज़ है। नॉलेज बीइंग पावर एंड एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड डिजिटल डिवाइड एमंग द इंफॉर्मेशन रिच एंड इंफॉर्मेशन पुअर कंट्रीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि ये हो गया डिजिटल डिवाइड, कि कोई डिजिटल डिवाइड मतलब होता बंटवारा, डिवाइड मतलब क्या? बांटना। डिजिटल मतलब कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए और कुछ लोग, कुछ कंट्रीज़ हो गई बहुत वीक हो गई, जैसे अमेरिका हो गए, यूरोप हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये लोग बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हैं। भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब बहुत ही पिछड़े देश हो गए। भारत भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश कर रहा है और डिजिटल चीज़ों में करने की कोशिश कर रहा है, बट अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है। तो ये हो गया। तो इसमें इंटरनेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इंडिया का क्या सिनेरियो है, इसको हम लोगों को देखना है कि नॉलेज यूटिलाइजेशन में इंडिया क्या कर रहा है। While many of the attributes of information knowledge society may not be present in India,
भारत में अभी नॉलेज सोसाइटी नहीं बन पाया है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत में क्या सिनारियो है, इंडियन इंफॉर्मेशन सोसाइटी है कि नहीं। तो ये अभी बन रहा है, पूरी तरीके से बन नहीं पाया। नॉलेज सोसाइटी बन रहा है। फिर द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट was eloquently articulated by Pandit Jawaharlal Nehru साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन SPR, इसको याद रखना, ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज फॉर बैक इन 1998। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विज़न था और उन्होंने साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन पास करवाया था 1998 में। उन्हीं के द्वारा वो IIT IIM उनकी सोच की वजह से ये सब है और टेक्नोलॉजिकल एडवांस हुआ है इंडिया। तो दिस पॉलिसी हैज़ प्लांटेड द सीडिंग, इसने एक बीजारोपण किया किस चीज़ में, नॉलेज जनरेशन में भारत के लिए। और दिस सेटिंग अप नंबर ऑफ R&D इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज। पहले जितने भी साइंटिफिक चीज़ों को बात की जाती थी तो सिर्फ साइंस में की जाती, फिर उसके बाद किसकी की जाने लगी, टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, हर चीज़ में अब R&D का यूज़ किया जाने लगा। और उसके बाद यहाँ पे हर तरह का एक्सपर्टीज़ और स्किल्स बढ़ना शुरू हुआ। और अभी तो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब चीज़ों की बात कर रही है और इसमें फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। एंड मैनेजमेंट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज थ्रू इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, creation of learned societies and professional associate consultancy organization to bridge research and industries, multimedia and other, to create necessary कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर नॉलेज क्रिएशन। नेशनल नॉलेज प्रोग्राम भी हम लोगों के द्वारा लाया गया था, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको लिखना है कि नॉलेज का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है। तो उसमें इम्पैक्ट ऑफ ICT आप लिख देना, फिर इंडियन सीन लिख देना, तो हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।